provision for taxation, provision for taxation 3 लाख, 3 lakhs, 3 lakhs. Proposed dividend, ए लिमिटेड की कैपिटल है 24 लैक्स, तो उसका 24% 25% 6 लैक्स, और इसकी कैपिटल है 50 लाख, तो इसका हो गया 40 लाख। 40 लाख का 25% 10 लाख, 10 लैक्स। ओके। Payment to the syndicator by sale of, so payment of the syndicators for sale of the asset at the end, that is 5 lakhs. ओके, तो ये हमारा टोटल आया 10 और 5 15 3 18 3, ये हुआ 35 लैक्स, 6 3 9 2 11, और ये हमारा हो गया 26 लैक्स। ओके, तो ये हमारा रेशो आ गया 1.10, और ये हो गया 1.686। हाँ जी, करंट असेट जो आपने लिखी है, जो आपने अरेंज कर दी, अपनी कॉपी से देखिए, यानी 28,70,000 ये थी हमारी करंट असेट्स, और ये थी हमारी 59 लैक्स। 28 लैक्स डिवाइडेड बाई 26 लैक्स 1.1 आ गया, 59 डिवाइडेड बाई 35 1.68 आ गया। ओके, अब हमें लिक्विड असेट्स वाला कंसेप्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 10% ऑफ द इन्वेंट्रीज की इलिक्विड थी, यानी 2,30,000, ये हमने लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 26,40,000। सर करके दिखा दीजिए। ओके, अब हम निकालते हैं लिक्विड असेट्स की बात। ठीक है, ए लिमिटेड की टोटल करंट असेट्स थी 28,70,000, और बी लिमिटेड की हैं 59 लैक्स। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 10% ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ ए, इन्वेंट्री के, इसमें इन्वेंट्री कितनी थी, इन्वेंट्री थी 23 लैक्स की, इसका 10% इलिक्विड है, तो यानी 2,30,000 हम लेस कर देंगे, तो लिक्विड कितना आ गया 26,40,000, और यहां लिख रहा है 90%, यानी सारी की सारी इन्वेंट्री इलिक्विड है, तो हमने सारी की सारी इन्वेंट्री इलिक्विड कर दी 100%, तो 14 लैक्स। ठीक है, अब लायबिलिटी के बारे में, लिक्विड के बारे में कुछ दिया नहीं है। लायबिलिटी लिक्विड के बारे में
कुछ नहीं दिया, ओडी वगैरह है नहीं, ओडीसीसी है नहीं, तो हम इसको सारा लिक्विड मानते हुए रेशो निकाल देते हैं। तो रेशो कितना आएगा, 26,40,000 डिवाइडेड बाई 26 lakhs इक्वल टू आ जाएगा 1.02 कर लीजिए, 1.015, और यहाँ कितना आ जाएगा 14 lakhs डिवाइडेड बाई 35, तो ये रेशो आ जाएगा 0.40। ओके, तो हमने एक बताया करंट असेट्स ये होती हैं लेस देन 1 ईयर, ये लिक्विड लेस देन क्वार्टर यानी 3 months। अब हम एक और चीज आपको बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया हो तो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी या कैश रेशो। नेक्स्ट चीज रेशो होता है जिसको कहते हैं कैश रेशो, ये एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। अब नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑब्लिक कैश रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑब्लिक कैश रेशो, तो इसके लिए हम एक कैश रिजर्वॉयर निकालते हैं। कैश रिजर्वॉयर क्या कहते हैं, रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है, तालाब। तो कैश रिजर्वॉयर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है असेट्स में, कैश इन हैंड, एड कैश एट बैंक, एड शॉर्ट टर्म marketable securities, add discountable bills of exchange, discountable bills receivable। ये सारी चीज हमारी कैश रिजर्वायर कहलाती है, यानी और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, तो ये जितनी असेट्स होती हैं ये ऐसी होती हैं, जैसे हमने लेस देन, ये लेस देन 1 month, यानी हम इमीडिएट या अप टू 1 month इसको रियलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या आती, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। ये तो हमारे लिक्विड होते ही, इनको हम
लेस देन 15 से 1 महीने के अंदर यदि हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो है आइडल रेशो 1:2 होता है, जबकि करंट असेट्स रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1 होता है आइडियल। लिक्विड असेट्स इंटू लिक्विड असेट्स इंटू करंट लायबिलिटी 1:1 होता है, और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी असेट्स इंटू करंट लायबिलिटी 1:2। ये हमारे आइडियल हैं रेशो, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे आइडियल रेशो हैं। आइडियल रेशो क्या है, करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स एंड एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स। ओके, तो ये हमारे हमने कुछ रेशो पढ़े, कैश रेशो, लिक्विड, हाँ जी, बात समझ में आती है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब आ जाइए, कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे, डेट इज डिफेंसिव इंटरवल और कैश इंटरवल पीरियड। अब हम पढ़ेंगे डिफेंसिव अवधि और कैश इंटरवल पीरियड। डिफेंसिव इंटरवल ऑब्लिक कैश इंटरवल पीरियड। तो ये जो डिफेंसिव इंटरवल और कैश इंटरवल पीरियड है, ये कैसे निकालते हैं? ये जो अभी हमने कैश रिजर्व निकाला, ये जो कैश रिजर्वर, कैश का तालाब, जो 1 महीने से पहले 10-15 दिन के अंदर हमें रिसीव हो जाना है, प्लस डेटर्स प्लस BR। जो BR हमारे डिस्काउंटेड वाले तो इसमें आ चुके होंगे, BR नॉट इंक्लूडेड इन कैश रिजर्वायर, इन कैश रिजर्वायर, तो इनको हम अलग से जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई एवरेज डेली कैश कंजम्पशन डिवाइडेड बाई एवरेज डेली कैश कंजम्पशन। ये जो डेटर्स हैं, इसमें कुछ एक्सक्लूडिंग डेफर्ड रिसीवेबल, कुछ जो है हमें बाद में मिलने वाले हैं, डेफर किए हुए हैं कि हम 6 महीने की 1 साल की उधारी पे दिए हुए, उनको छोड़ के ये जो कैश रिजर्व है, ठीक है, तो ये हम निकालते हैं डिफेंसिव, यानी हमारा कितने दिन कैश चलेगा। जैसे बेटे आपने देखा है, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास ऑयल का रिजर्व 1 हफ्ते का है, 15 दिन का। इसी तरह हम देखते हैं
कितने दिन तक कैश चलेगा, कितने दिन बाद हमें और कैश की जरूरत होगी। यहां पर जो मेन बात है कि कोई आइडियल रेशो फिक्स नहीं है, नो फिक्स आइडियल रेशो। जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होगा वही एवरेज यानी आइडियल होगा, वही आइडियल रेशो होगा। यानी आइडियल रेशो डिपेंड ऑन इंडस्ट्री कंडीशंस, इंडस्ट्री एवरेज। तो ये इसके बेसिस पे हम जिस तरह इन्वेंट्री साइकिल निकालते थे, हम निकालते एवरेज डेली कैश कंजम्पशन। अब ये जो एवरेज डेली कैश कंजम्पशन है, ये कैसे निकालेंगे? ये एवरेज डेली कंजम्पशन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। इस एवरेज डेली कंजम्पशन को हम लोग कैसे निकालेंगे? एवरेज डेली कंजम्पशन निकालने के लिए इसको इरेज कर दें, यहाँ तक नोट कर दिया। अब हम निकालते हैं एवरेज डेली कैश कंजम्पशन। हाउ टू कैलकुलेट दिस एवरेज डेली कैश कंजम्पशन, ये हमें समझना है। ठीक है, तो ये आपने कॉपी किया? हाँ। तो इसको निकालने के लिए हमें जरूरत होती है एवरेज डेली कैश कंजम्पशन की। हाँ, इसके लिए हमें जरूरत होती है एवरेज डेली कैश कंजम्पशन की। तो एवरेज डेली कैश कंजम्पशन क्या होता है? एवरेज डेली कैश कंजम्पशन इक्वल टू एनुअल कैश एक्सपेंसेज, एनुअल कैश एक्सपेंसेज डिवाइडेड बाई 360 डेज। ये डेज साल में 365 होते हैं, लेकिन राउंड ऑफ करके हम एफएम में हमेशा 360 डेज यानी 12 महीने 30 दिन के लेते हैं। एफएम में हम क्या करते हैं? 360 दिन लेते हैं, बाद 12 मंथ लेते हैं 30 दिन की। ओके, तो ये इस तरह हम निकालते हैं एनुअल कैश एक्सपेंसेस जितने होते हैं डिवाइडेड बाई 360। तो ये हमारा एवरेज डेली कैश कंजम्पशन आ जाएगा, जिसके बेसिस पे हम रेशो अपना निकाल लेंगे डिफेंसिव कैश पीरियड। ओके, अब ये जो हमने निकाला कैश रिजर्वर, तो जो एक हमने निकालते इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसको क्या है? ये हमेशा या तो इक्वल और मोर देन
इक्वल हो या मोर देन हो किसके, कैश रिजर्व से ज्यादा होना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर हमेशा कैश रिजर्व के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ओके, ये हमको ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है ये कैश रिजर्वर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा अटेंशन से अपने दिलो दिमाग जहन में ये बात बैठा लेनी है कि हमें बहुत ही अटेंशन से, बहुत ध्यान से ये सारा काम करना। ठीक है, अब हम आपको एक और रेशो बताने जा रहे हैं, डेट इज रेशो ऑफ इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल। रेशो ऑफ इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल। रेशो ऑफ इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल। रेशो ऑफ इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल that is equal to inventory upon working capital. Inventory upon ratio of inventory to working capital, that is inventory upon working capital. यानी इस इन्वेंट्री को डिवाइड कर देना है वर्किंग कैपिटल से। ओके, तो इन्वेंट्री ऑब्लिक वर्किंग कैपिटल, तो ये हमारा रेशो हो जाता है। क्लियर? अब मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं। ये हमने आइडियल बताया था, करंट असेट्स का रेशो आइडियल होना चाहिए 2:1। इसका मतलब करंट लायबिलिटी से कुछ फाइनेंस होना चाहिए, कुछ होना चाहिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, फिक्स लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। और इस ठीक है, और ये जो करंट असेट्स हैं, इस करंट असेट्स का जो पार्ट है लिक्विड असेट्स, ये करंट लायबिलिटी से फाइनेंस हो सकता है। और ये जो इसका स्टॉक वाला पार्ट है वो यहां से फाइनेंस होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये इलिक्विड होता है, ये हम पढ़ाएंगे आपको वर्किंग कैपिटल अप्रोच के अंदर। दादा पापा बेटा अप्रोच, ये हम आपको दादा अप्रोच, पापा अप्रोच, बेटा अप्रोच, ये तीनों अप्रोच हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो ये जो होती है लॉन्ग टर्म से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल यानी करंट असेट्स माइनस। तो ये जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है ये हमेशा फाइनेंस होती है फिक्स लायबिलिटी से। ठीक है,
बेटे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमें पता नहीं, हम जो गुड्स हैं वो कभी भी करंट लायबिलिटी से यदि हमने किया तो गुड्स नहीं बिका तो हम यदि हम उसको फाइनेंस उसी से करेंगे, नहीं बिका तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कैसे करेंगे, उससे हमारी क्रेडिट की छवि खराब होगी। तो इसलिए क्या है, इसके लिए 3 अप्रोच है। एक है कंजर्वेटिव अप्रोच, एक मॉडेस्ट अप्रोच और एक है एग्रेसिव अप्रोच। जिनको कंजर्वेटिव अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं, दादा अप्रोच कहते हैं, और पापा मॉडरेट अप्रोच को पापा अप्रोच कहते हैं, और एग्रेसिव अप्रोच को बेटा अप्रोच कहते हैं। कंजर्वेटिव दादा कहते हैं इवन जो करंट एसेट्स हैं या जो के अंदर जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है और एक टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होती है। वो कहते हैं वर्किंग कैपिटल परमानेंट वाली तो हमेशा लॉन्ग टर्म से करो, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का भी कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म फंड से करो। पापा कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म से और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटी से। जबकि बेटा क्या कहता है, इवन परमानेंट वर्किंग कैपिटल तो का भी कुछ भाग हम टेम्परेरी से करें। ये सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। अभी तो हमें ये देखना है कि जो स्टॉक इन लिक्विड है वो स्टॉक इन लिक्विड हमें करना होता है लॉन्ग टर्म से। क्यों? क्योंकि हमने माल खरीदा और माल नहीं बिका तो हमें हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, हमारा बिजनेस रुक सकता है और फर्दर माल हमको नहीं मिलने से हमारा प्रोडक्शन रख सकता है, क्योंकि हम स्टॉक को बता नहीं सकते कब हमारा स्टॉक बिकेगा। ओके, यदि हम स्टॉक को रॉ मटेरियल को सेल करेंगे या प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे को क्या होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी और हमको लॉस भी होगा। इसलिए हमें क्या करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप बहुत सारी एसेट्स होती हैं लेकिन आप केवल इन्वेंट्री पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। बट इन 95% और you can say in many of the business 99% working capital or current assets consist of the inventories. Only 1% and in few cases up to 5% is in other current asset. 99% is in the inventory. Or you can say inventory and this debtors consist of more than 99%. ठीक है, तो इसलिए क्या है, प्रीपेड इन्वेंट्री बहुत कम होती है, इन्वेंट्री जनरली क्रेडिट पर ही आती है। इसलिए हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको ये कंसेप्ट आप समझिए, इसलिए हम करंट एसेट्स को लायबिलिटी से करते हैं। हालांकि जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ये सारी अप्रोच बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम आपको थोड़े से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज के बारे में बताते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, बेटे कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम आराम से आप कंसेप्ट समझते जाइए। नॉलेज इज लाइक फूड and mind and is like stomach or body. Whatever you have eaten, that is not important. Important is whatever you have digest. Okay, कोई बात नहीं। चलो if you want break, आज का ये वाला लेक्चर हम ठीक है यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज आपको बताएंगे। आज के इस लेक्चर्स में हमने जो जो आपको बताया, आपको बताए करंट रेशो, क्या बताया, करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये जो है आजकल तो जो शेड्यूल 6 है, रिवाइज शेड्यूल 6 है, उसमें ही नॉन करंट एसेट्स
और करंट असेट्स का क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिस्क्लोजर करना होता है। इवन लायबिलिटी में भी करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज में डिस्क्लोजर करना होता है। तो आपको समझना है क्या है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स को यदि डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से, जो रेशो आता है वो होता है करंट रेशो, जिसकी आइडियल सिचुएशन है 2:1। हम चाहते हैं 2:1। वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि कुछ स्टॉक वगैरह ऐसे होते हैं जो इलिक्विड होते हैं, ये जरूरी नहीं कब बिक जाए, तो हमारी क्रेडिबिलिटी को फर्क पड़ सकता है, हम रिस्क पड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2:1 का रखते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के अंदर हम लोग जो इन्वेंट्री होती है लिक्विड, उसको करंट असेट नहीं मानते, केवल बहुत ही लिक्विड इन्वेंट्री है उसको हम करंट असेट मान सकते हैं। और इस तरह हम लोग क्या करते हैं, यदि लिक्विड रेशो दो तरह से निकालते हैं, लिक्विड असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से, इन दैट केस इट शुड बी 1:1। लेकिन कई बार हम लिक्विड रेशो लिक्विड असेट्स माइनस लिक्विड लायबिलिटी से निकालते हैं, यानी उस केस के अंदर केवल जो 3 महीने के अंदर हमें पेमेंट करने होते हैं उनको हम लेते हैं। इन दैट केस उसका रेशो भी मोर देन 1:1 से काम नहीं चलेगा, मोर देन 1 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज हम लोग निकालते हैं वेरी लिक्विड असेट्स या एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स और या कैश रेशो। तो उसके अंदर हम कैश रिजर्वर की बात करते हैं। कैश रिजर्वर क्या होता है? कैश रिजर्वर जो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज which can be converted within 15 days into the cash, maximum 1 month की हम ले सकते हैं, प्लस बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी BR बिल्स रिसीवेबल जो कि डिस्काउंट हो सकते हो, उन सबको हम कैश रिजर्व में रखते हैं और उसको हम करंट असेट से डिवाइड करते हैं। इस तरह का रेशो यदि हमारी करंट लायबिलिटी का आधा भी होता है, 1:2 भी होता है, तब भी हम उसको सफिशिएंट मानते हैं। इसके अलावा हमने आपको डिफेंसिव कैश पीरियड बताया। उस डिफेंसिव कैश पीरियड निकालने के लिए हमने एवरेज कैश कंजम्पशंस निकालना आपको बताया। उसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और रेशो ऑफ इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा। ठीक है।